अस्सलामु अलैकुम। आज के इस इंपॉर्टेंट क्लास में यूपी बोर्ड क्लास 10th उर्दू के निसाब में शामिल मजमून चारपाई को हम लोग कंप्लीट रीड करने वाले हैं। साथ ही साथ में मजमून निगार रशीद अहमद सिद्दीकी के बारे में हम लोग बात करेंगे। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ में इस क्लास को खूब शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस क्लास से मुस्तफीद हो सके। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रशीद अहमद सिद्दीकी के बारे में। तो रशीद अहमद सिद्दीकी के बारे में आप पहली चीज तो आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, ये दोनों ही फैक्ट आपको क्लियर होने चाहिए, यानी सने विलादत और सने वफात। आगे बढ़ते हैं हम लोग। रशीद अहमद सिद्दीकी मौजा मडियाहो जिला जौनपुर यूपी में पैदा हुई है। ये पहली चीज। 1892 ईस्वी में मौजा मडियाहो जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश में पैदा हुई। सभी को क्लियर हो गया। इब्तिदाई तालीम जौनपुर में हासिल की, उसके बाद आला तालीम की गरज से अलीगढ़ में दाखिला ले लिया। एमए करने के बाद मुलाजिम हो गए और सारी जिंदगी अलीगढ़ में गुजारी। उन्हें अलीगढ़ बहुत अजीज था। जब अलीगढ़ को यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला और शोबे उर्दू का बाकायदा क़याम अमल में आया तो रशीद साहब उसके सदर बनाए गए। यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शोबे उर्दू के पहले सदर कौन थे? तो जवाब हो जाएगा रशीद अहमद सिद्दीकी। रशीद साहब को तालिब इल्मी के जमाने ही से लिखने का शौक था। अलीगढ़ मैगजीन में उनके मज़ाहिया मज़ामीन शाये होते थे और बहुत पसंद किए जाते थे। इनके मज़ामीन बावक़ार ज़राफ़त के आला नमूने हैं। इनकी नस्र में तंज का भरपूर वार होता है। उमूमन रमज़ व इशारे से काम लेते हैं। मिलते जुलते लफ्जों और मुतजाद लफ्जों को खूब खपाते हैं। मुतजाद का मतलब यानी अपोजिट वर्ड्स, यानी ऐसे अल्फाज जो एक दूसरे की जिद हो, यानी जैसे अच्छा और बुरा। यही वजह कि उनकी इबारत अक्सर आम फहम नहीं होती, यानी ऐसा नहीं होता जिसे सब लोग समझ सके। फहम का मतलब क्या होता है? समझ, और उसको तवज्जो से पढ़ना पड़ता है। इनके मौज़ूआत में तनव्वुअ है। मुआशरती, सियासी और अदबी मसाइल पर जब वो अपने खास अंदाज में कलम उठाते हैं तो उनके तर्ज तहरीर को समझने वाला कारी नुक्ता रसी की दाद दिए बगैर नहीं रहता। इनके यहाँ दिलचस्प फ़िक्रों, नादिर तशबीहों, मानाखेज इशारों, बरजस्ता लतीफ़ों और पुर लुत्फ अंदाज़े बयां की वजह से अदबी शान पाई जाती है। रशीद अहमद सिद्दीकी की अदबी खिदमात के इतराफ़ में हुकूमत हिंद ने 1963 में इन्हें पद्मश्री का एजाज अता फरमाया। इनके साहित्य अकादमी के अवार्ड से भी सरफराज किया गया। 1977 में अलीगढ़ में रहलत फरमाई। मज़ामीन रशीद मज़ाहिया मज़ामीन का मजमुआ है। खंदा नशरी तकरीरों का मजमुआ है। गंज हाय ग्रामाया और हम नफसानी रफ्ता खाकों के मजमुए हैं। जदीद गजल उर्दू गजल की पुरजोर और मुदल्लल वकालत। आशुफ्ता बयानी खुद नविश्त सवाने हयात रशीद साहब की अहम तसनीफात हैं। एक एक किताब यहाँ पे अहम है। खंदा आपको याद रखना है, ऐसे ही गंज हाय ग्रामाया, ये तमाम हम नफसाने रफ्ता, जदीद गजल, आशुफ्ता बयानी मेरी बहुत अहम है। आशुफ्ता बयानी मेरी में यहाँ पे देखिए आया खुद नविश्त। तो आइए हम लोग समझ लेते हैं खुद नविश्त का मतलब क्या होता है। तो खुद नविश्त का मतलब होता है ऑटोबायोग्राफी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी, ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ। बायो की मीन्स क्या होती है? लाइफ। और ग्राफ मीन्स होता है लिखना, यानी अपने जिंदगी के बारे में लिखना, अपने जीवन के बारे में लिखना। इसीलिए इसे हिंदी में कहते हैं आत्मकथा। आत्मकथा क्लियर होगा सभी को? खुद नविश्त किसे कहते हैं। तो आगे हम लोग बात करने वाले हैं, यानी इनके मजमून चारपाई के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मजमून चारपाई। चारपाई और मजहब हम हिंदुस्तानियों का ओढ़ना बिछौना है। हम इसी पर पैदा होते हैं और यहीं से मदरसे, ऑफिस, जेल खाने, कौंसिल या आखिरत का रास्ता लेते हैं। चारपाई हमारी घुट्टी में पड़ी हुई है। हम इस पर दवा खाते हैं, दुआ और भीख भी मांगते हैं। कभी फिक्रे सुखन करते हैं और कभी फिक्रे कौम। अक्सर फाका करने से भी बाज नहीं आते। हमको चारपाई पर उतना ही एतमाद यानी भरोसा है जितना कि बरतानिया को
ICS पर, शायर को काफिये पर या तालिब इल्म को गुल गपाड़े पर। चारपाई की मिसाल रियासत के मुलाजिम से दे सकते हैं। ये हर काम के लिए नामौजू होता है, इसलिए हर काम पर लगा दिया जाता है। एक रियासत में कोई साहब विलायत पास होकर आए, रियासत में कोई आसामी ना थी जो उनको दी जा सकती। आदमी सूझबूझ के थे, राजा साहब के कानों तक ये बात पहुंचा दी कि कोई जगह ना मिली तो वह लाट साहब से तय करके आए हैं, राजा साहब ही की जगह पर इत्तेफाक करेंगे। रियासत में हलचल मच गई। इत्तेफाक से रियासत के सिविल सर्जन रुखसत पर गए हुए थे। ये उनकी जगह पर तैनात कर दिए गए। कुछ दिनों बाद सिविल सर्जन साहब वापस आए तो इंजीनियर साहब पर फालिज गिरा, उनकी जगह उनको दे दी गई। आखिरी बार ये खबर सुनी गई कि वह रियासत के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो गए थे और अपने वली अहद को रियासत के वली अहद का मुसाहिब बनवा देने की फिक्र में थे। यही हालत चारपाई की है। फर्क सिर्फ ये कि उन मुलाजिम साहब से कहीं ज्यादा कारआमद होती है। कारआमद का मतलब यानी काम आने वाली। फर्ज कीजिए आप बीमार हैं, सफर आखिरत का सामान हो या ना हो, अगर चारपाई आपके पास है तो दुनिया में आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं। दवा की पुड़िया तकिए के नीचे, जो शांदे की देची सिरहाने रखी हुई, बड़ी बीवी तबीब, छोटी बीवी खिदमत गुजार, चारपाई से मिला हुआ बौलो बरास यानी पेशाब व पैखाना का बर्तन, चारपाई के नीचे मैले कपड़े, बच्चों के खिलौने, झाड़ू, आशजौ, रुई के फाये, कागज के टुकड़े, मच्छर, भुंगे, घुरिया, महल्ले के 2-1 बच्चे जिनमें एक आध जुकाम खसरे में मुब्तला। अच्छे हो गए तो बीवी ने चारपाई खड़ी करके गुस्ल करा दिया, वरना आपके दुश्मन उसी चारपाई पर लबे गोर लाए गए। लबे गोर यानी कब्रिस्तान के पास तक, एक तरह से कह सकते हैं। हिंदुस्तानी घरानों में चारपाई को ड्राइंग रूम, सोने का कमरा, गुस्ल खाना, किला, खानकाह, खेमा, दवा खाना, संदूक, किताब घर, शिफा खाना सबकी हैसियत कभी कभी बैक वक्त वरना वक्त वक्त पर हासिल रहती है। कोई मेहमान आया, चारपाई निकाली गई, उस पर एक नई दरी बिछा दी गई जिसके तय के निशान ऐसे मालूम होते जैसे किसी छोटी सी आराजी को मेंढों और नालियों से बहुत से मालिक में बांट दिया गया। आराजी का मतलब जमीन। और मेहमान साहब माँ अचकन, टोपी, बैग, बख्शी के बैठ गए और थोड़ी देर के लिए मालूम करना दुश्वार हो गया कि मेहमान बेवकूफ है या मेजबान बदनसीब। चारपाई ही पर उनका मुंह हाथ धुलवाया और खाना खिलाया जाएगा और इसी चारपाई पर ये सो रहेंगे। सो जाने के बाद उन पर से मच्छर मक्खी इसी तरह उड़ाई जाएगी जैसे कोई फेरी वाला अपने खोंचे पर से झाड़ू नुमा मोर छल से मक्खियां उड़ा रहा हो। चारपाई पर सूखने के लिए अनाज फैलाया जाएगा जिस पर तमाम दिन चिड़िया हमले करती, दाने चौंकती और गालियां सुनती रहेंगी। कोई तकरीब हुई तो बड़े पैमाने पर चारपाई पर आलू छीले जाएंगे। मुलाजिमत पेंशन के करीब होते हैं तो जो कुछ रुखसत जमा होती रहती है उसको लेकर मुलाजिमत से सुबकदोश हो जाते हैं, यानी मुलाजिमत से हट जाती है। इस तरह चारपाई पेंशन के करीब पहुंचती है तो उसको किसी काल कोठरी में दाखिल कर देते हैं और उस पर साल भर का प्याज का जखीरा जमा कर दिया जाता है। एक दफा देहात के एक मेजबान ने प्याज हटाकर उस खाकसार को ऐसी एक पेंशन याफ्ता चारपाई पर इसी काल कोठरी में बिछा दिया और प्याज को चारपाई के नीचे इकट्ठा कर दिया गया। उस रात मुझ पर आसमान के इतने ही तबक रोशन हो गए जितने सारी प्याजों में छिलके थे और वह यकीनन 14 से ज्यादा थे। चारपाई एक अच्छे बक्स का भी काम देती है। तकिए के नीचे हर किस्म की गोलियां जिनके इस्तेमाल से आपके सिवा और कोई वाकिफ नहीं होता, यानी कोई जानता नहीं। एक आध रुपया, चंद धेले पैसे, स्टेशनरी, किताबें, रिसाले, जाड़े के कपड़े, थोड़ा बहुत नाश्ता, नक्शे सुलेमानी, फहरिस्त दवाखाना, सम्मन, जाली दस्तावेज के कुछ मुसव्वदे, ये सब चारपाई में आबाद मिलेंगे। मैं एक ऐसे साहब से वाकिफ हूं जो चारपाई पर लेटे लेटे इनमें से हर एक को उजाला हो या अंधेरा इस सेहत के साथ आंख बंद करके निकाल लेते हैं और फिर रख देते हैं जैसे हकीम नाबीना साहब मरहूम अपने लंबे चौड़े बक्स में हर मर्ज की दवाएं निकाल लेते और फिर रख देते। हुकूमत भी चारपाई पर से होती है और खानदान के करता धरता चारपाई ही पर विराजमान होते हैं। वहीं से हर तरह के अहकाम जारी होते हैं। हर गुनाहगार को सजा भी वहीं से दी जाती है। आलाते सजा में हाथ, पांव, जुबान के अलावा डंडा, जूता, तामलोट भी है जिन्हें अक्सर फेंक कर मारते हैं। ये इसलिए कि तवक्कुफ करने में गुस्से का ताव मध्यम न पड़ जाए और इन आलात को मुजरिम पर इस्तेमाल करने के बजाय अपने ऊपर इस्तेमाल करने की जरूरत ना महसूस होने लगे। चारपाई खाने का कमरा भी होती है। बावर्ची खाने से खाना चला और उसके साथ 5-7 छोटे बड़े बच्चे, इतनी मुर्गियां, 2-1 कुत्ते, बिल्ली और बेशुमार मक्खियां आ पहुंची। सब अपने करीने से बैठ गए। साहब
साहिब खाना सदर दस्तरखान है। एक बच्चा ज्यादा खाने पर मार खाता है, दूसरा बदतमीजी खाने पर, तीसरा कम खाने पर, चौथा ज्यादा खाने पर, और बकिया इस पर कि उनको मक्खियां खाई जाती हैं। दूसरी तरफ बीवी मक्खी उड़ाती जाती है और शौहर की बदजुबानी सुनती और बदतमीजी सहती जाती है। खाना खत्म हुआ, शौहर शायर हुए तो हाथ धोकर फिक्र सुखन में चारपाई ही पर लेट गए। कहीं दफ्तर में मुलाजिम है तो इस तरह जान लेके भागे जैसे घर में आग लगी है। और कोई मजहबी आदमी है तो अल्लाह की याद में कैलूला करने लगे, बीवी बच्चे बदन दबाने। कैलूला का मतलब यानी दोपहर में खाने के बाद आराम करना। चारपाई हिंदुस्तान की आबो हवा, तमद्दुन, माशरत, जरूरत और इजाज सबका भरपूर नमूना है। हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के मानन ढीली ढाली शिकस्ता हाल बेसरो सामानी, लेकिन हिंदुस्तानियों की तरह गालिब और हुक्मरां के लिए हर किस्म का सामान राहत फराहम करने के लिए आमादा। कोच और सोफे के दिलदादा, ड्राइंग रूम के असील इस राहत और आफियत का क्या अंदाजा लगा सकते हैं जो चारपाई पर मैसर आती है। शोरा ने इंसान की खुशी और खुशहाली के लिए कुछ बातें मुंतखब कर ली हैं, मसलन सच्चे दोस्त, शराफत, फरागत और गोशे चमन। हिंदुस्तान जैसे गरीब मुल्क के लिए आयशो फरागत की फहरिस्त इससे मुख्तसर होनी चाहिए। मेरे नजदीक तो सिर्फ एक चारपाई इन तमाम लवाजिम को पूरा कर सकती है। आइए समझते हैं इस मजमून में इस्तेमाल किए गए कुछ मुश्किल अल्फाज को। फिक्र सुखन का मतलब होता है शेर मौजू करना या मौजू करने के काम में मसरूफ होना, यानी शेर कहना। ICS इंडियन सिविल सर्विस, अब इसे IAS यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहते हैं। आसामी का मतलब होता है नौकरी, बॉल का मतलब पेशाब, ब्रास का मतलब पैखाना, आशी जौ का जोश दिया हुआ पानी जो बहुत कमजोर मरीजों को दिया जाता है। आरसी का मतलब है जमीन, खेत, नक्शे सुलेमानी, एक तरह का तावीज, सम्मन, अदालत में हाजिर होने का बुलावा, कैलूला, दोपहर के खाने के बाद आराम। तो आज के इस इंपॉर्टेंट क्लास में हम सभी ने मिलकर के रशीद अहमद सिद्दीकी के बारे में बात की है, साथ ही साथ में उनके मजमून चारपाई को मुकम्मल रीड किया। अब हम लोग कुछ अहम चीजें आपसे पूछेंगे और आप उनके जवाब देंगे। जैसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जिसका आप जवाब दीजिएगा, आप मुझे बताएंगे रशीद अहमद सिद्दीकी रशीद अहमद सिद्दीकी की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। पहली इंपॉर्टेंट चीज ये बतानी है। दूसरी अहम चीज आप मुझे ये बताएंगे रशीद अहमद सिद्दीकी कहां पैदा हुई और कहां आपका इंतकाल हुआ। तीसरी अहम चीज, कमेंट में सब लोग जवाब मेंशन करेंगे, आराम से सुनेंगे और जवाब देते रहिए। तीसरी अहम चीज, रशीद अहमद सिद्दीकी की खुद नविश्त का नाम क्या है। रशीद अहमद सिद्दीकी की खुद नविश्त का नाम क्या है। इसी के साथ साथ में रशीद अहमद सिद्दीकी के दो अहम खाकों के मजमू के नाम हमने आपको बतलाए हैं। तो दो अहम खाकों के मजमू के नाम क्या हैं वो भी आप मुझे बताएंगे। साथ ही साथ में रशीद अहमद सिद्दीकी को किन इनामात से नवाजा गया था वो भी आप मुझे चलते चलाते बताएंगे। इसी के साथ साथ में जदीद गजल किसकी किताब है ये भी जवाब देने की सब लोग कोशिश करेंगे, और इस किताब में क्या चीज रशीद अहमद सिद्दीकी ने बयान की है। तो आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में हम सभी ने मिलकर के रशीद अहमद सिद्दीकी के बारे में बात की और उनके मजमून चारपाई को कंप्लीट रीड किया है। तो आप सभी लोग इस क्लास को खूब शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस क्लास से मुस्तफीद हो सके। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।